तीसरे दिन की शुरुआत उस वक्त हुई जब इंग्लैंड लायंस की टीम 3 विकेट पर 192 रन बनाकर क्रीज पर थी। पिछली शाम तक इंडिया ए के पास 156 रनों की ठोस बढ़त थी और अब नजरें इस बात पर टिकी थीं कि इंग्लैंड की टीम उस बढ़त को किस हद तक खत्म कर पाती है। क्रीज पर जॉर्डन कॉक्स और जेम्स रूव मौजूद थे और इन दोनों से उम्मीदें थीं कि वे इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। दिन की शुरुआत कॉक्स ने बेहद आक्रामक अंदाज में की। दूसरे ही ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। वहीं दूसरी ओर जेम्स र्यू संयम से खेलते रहे और दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनती नजर आई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस दिन मुकाबले में वापसी कर सकती है, लेकिन खेल का असली मोड़ आया 51वें ओवर में, जब गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। खलील ने एक बाहर जाती हुई गेंद डाली जिस पर जॉर्डन कॉक्स चकमा खा बैठे। उन्होंने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। इस तरह इंडिया ए को दिन की पहली और मैच की चौथी सफलता मिल गई। जॉर्डन कॉक्स ने 45 रनों की अहम पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 शानदार चौके जड़े। कॉक्स के आउट होते ही इंग्लैंड के डगआउट से मैदान में उतरे मैक्स होल्डन, लेकिन खलील अहमद यहीं थमने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने अगले ही ओवर में जेम्स र्यू को फंसाया। एक बार फिर बाहर जाती गेंद, एक बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा, और इस बार स्लिप में खड़े करुण नायर ने कोई गलती नहीं की। र्यू सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। अभी दर्शक इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि खलील अहमद ने अगली ही गेंद पर मैच का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। नई गेंद खेलने आए जॉर्ज हिल को खलील ने ऐसी यॉर्कर फेंकी कि गेंद सीधे गिल्लियां बिखेर गईं। हिल पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए और गोल्डन डक के साथ पवेलियन लौटना पड़ा। एक ही ओवर में 2 विकेट और खलील अहमद का जश्न देखने लायक था। अब इंग्लैंड की हालत खराब हो चुकी थी। बल्लेबाजों की परेड सी लग गई थी और अब बल्लेबाजी करने उतरे अनुभवी ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स। लेकिन वॉक्स से जितनी उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो सकीं। खलील ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। एक बार फिर विकेट के पीछे ध्रुव जुरैल ने शानदार कैच लेकर वॉक्स को भी चलता किया, जहां क्रिस वॉक्स ने सिर्फ 5 रन बनाए। इंग्लैंड का स्कोर अब 7 विकेट पर 229 रन हो गया था और पूरी टीम प्रेशर में थी। ऐसे में मैक्स होल्डन से उम्मीद थी कि वो एक छोर संभालेंगे, लेकिन किस्मत ने उनका भी साथ नहीं दिया। इस बार बारी थी तुषार देशपांडे की। उन्होंने एक अंदर आती तेज गेंद डाली। होल्डन चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स में घुस गई। होल्डन केवल 7 रन बनाकर आउट हुए। अब ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड लायंस की टीम जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इंग्लैंड के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण बनकर उभरे फरहान अहमद और जोश टंग। जब सभी फ्रंटलाइन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, तब इन दोनों बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला। फरहान अहमद, जिनका चयन मुख्य रूप से गेंदबाजी के लिए हुआ था, ने बेहतरीन रक्षात्मक तकनीक दिखाई। वहीं जोश टंग ने भी उनका बखूबी साथ दिया। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी की और पहले सेशन के अंत तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। ये साझेदारी भले ही छोटी थी, लेकिन इंग्लैंड की हालत को स्थिर करने में अहम रही। पहले सेशन के खत्म होते होते इंग्लैंड लायंस का स्कोर 266 रन तक पहुंच गया था। अब टीम इंडिया की बढ़त घटकर केवल 82 रन की रह गई थी। तीसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। खासकर खलील अहमद की गेंदबाजी देखने लायक थी। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और महज कुछ ही ओवरों में 4 विकेट झटक लिए। विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और 3 कैच लपक कर खलील को समर्थन दिया। अगर खलील की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने न सिर्फ विकेट लिए, बल्कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। उनकी स्विंग, स्पीड और विविधता ने यह साफ कर दिया कि वो लंबे फॉर्मेट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जहां एक ओर इंडिया ए जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है, वहीं इंग्लैंड लायंस अब भी निचले क्रम के बल्लेबाजों पर निर्भर है कि वो किसी तरह मैच को बराबरी तक ले आएं। अब देखने वाली बात थी कि क्या फरहान अहमद और जोश टंग की यह साझेदारी कोई चमत्कार दिखा पाएगी या फिर इंडिया ए का गेंदबाजी आक्रमण बाकी बची कसर भी जल्द ही पूरी कर देगा। वही फिर लंच ब्रेक के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो इंग्लैंड की उम्मीदें अब निचले क्रम के 2 बल्लेबाजों फरहान अहमद और जोश टंग पर टिकी थीं। दूसरे सेशन की शुरुआत में इन दोनों ने बेहद संयम और समझदारी से बल्लेबाजी की। वे जानते थे कि एक और विकेट गिरते ही पूरी टीम सिमट सकती है, इसलिए उन्होंने रन बनाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया और जैसे ही भारतीय गेंदबाजों ने लाइन से बाहर गेंद डाली, उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। फरहान अहमद, जो मुख्य रूप से एक बाएं हाथ के स्पिनर हैं,
उन्होंने दिखा दिया कि वो बल्ले से भी अपनी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जोश टंग थोड़े आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने कुछ बेहतरीन ड्राइव्स और पुल शॉट्स खेले, जिससे भारतीय फील्डरों पर दबाव बना। हालांकि भारतीय गेंदबाज भी पूरी जान लगाकर गेंदबाजी कर रहे थे। तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज और नीतीश कुमार रेड्डी ने लगातार सटीक गेंदें फेंकी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने डिफेंस को मजबूत बनाए रखा। कई बार ऐसा लगा कि विकेट गिरने ही वाला है, लेकिन इनकी डिफेंस और दृढ़ता ने भारत को इंतजार करवाया। आखिरकार इस संघर्ष की दीवार को नीतीश कुमार रेड्डी ने 76वें ओवर में तोड़ दिया। उन्होंने फरहान अहमद को एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर फरहान ड्राइव करने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधी केएल राहुल के हाथों में चली गई। राहुल ने कोई गलती नहीं की और भारत को 9वीं सफलता मिल गई। फरहान अहमद ने 24 रन की संघर्ष भरी पारी खेली और 279 के स्कोर पर इंग्लैंड लायंस का 9वां विकेट गिरा। इस समय तक ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम 300 तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर मैदान पर आए अंतिम बल्लेबाज एडवर्ड जैक और जोश टंग के साथ मिलकर उन्होंने कुछ अलग ही इरादे दिखाए। अब जोश टंग ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। वो समझ चुके थे कि अगर उनकी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है तो उन्हें आक्रामकता दिखानी ही होगी। टंग ने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया और वहीं एडवर्ड जैक ने शांत दिमाग से उनका साथ दिया। जैक ने एक छोर संभाले रखा और डिफेंसिव बैटिंग करते रहे। इस साझेदारी में सबसे खास बात थी इन दोनों की सूझबूझ। गेंदबाजों की थकान का भी उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। जोश टंग ने कुछ खूबसूरत चौके लगाए और एडवर्ड ने रोटेशन बनाए रखा। 22वें ओवर तक इंग्लैंड लायंस ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक समय असंभव लग रहा था। भारत के गेंदबाजों ने हर तरह की रणनीति अपनाई, शॉर्ट गेंदें, फुल लेंथ, ऑफ स्टंप लाइन, लेग ट्रैप, लेकिन दोनों बल्लेबाज अडिग रहे। एक समय के लिए ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड आखिरी विकेट के सहारे भी मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया अंशुल कंबोज ने। 48 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी को खत्म करते हुए कंबोज ने एक सटीक इन स्विंग यॉर्कर डाली, जिस पर एडवर्ड जैक पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी। इस गेंद पर कोई भी बल्लेबाज चूक सकता था, इतनी शानदार थी वो डिलीवरी। एडवर्ड जैक 16 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने जोश टंग के साथ मिलकर अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाया। जोश टंग ने अंत तक संघर्ष करते हुए 33 रन बनाए और इंग्लैंड लायंस की पूरी टीम 327 रन पर ऑल आउट हो गई। इस पारी में भारत के लिए सबसे चमकते सितारे रहे खलील अहमद, जिन्होंने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की बैटिंग का दम निकाल दिया। उनके अलावा अंशुल कंबोज और तुषार देशपांडे ने 2-2 विकेट लिए। नीतीश कुमार रेड्डी और कुलदीप यादव को एक-एक सफलता मिली। भारत ने पहली पारी के आधार पर 21 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। इस बढ़त का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि पिच पर अब स्पिनर्स को मदद मिल रही है और भारत के पास कुलदीप यादव और अंशुल कंबोज जैसे शानदार विकल्प मौजूद हैं। साथ ही बल्लेबाजी में इंडिया ए के पास यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो दूसरी पारी में बढ़त को निर्णायक बना सकते हैं। तीसरे दिन का दूसरा सेशन इंग्लैंड के लिए राहत की सांस तो लेकर आया, लेकिन भारत ने भी अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। मैच अब पूरी तरह से संतुलन की स्थिति में है। जहां एक ओर इंग्लैंड आखिरी विकेट के दम पर 300 के पार पहुंच गया, वहीं भारत के पास अब दूसरी पारी में बढ़त को बड़ा बनाने का मौका है। तीसरे दिन के पहले 2 सेशनों में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद तीसरे और अंतिम सेशन में भारत की टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। पहली इनिंग्स में 21 रन की बढ़त लेने के बाद सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि भारतीय बल्लेबाज किस तरह से इस लीड को बढ़ाएंगे और मैच को अपनी पकड़ में लाएंगे। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। एक और राहुल, जो टेस्ट क्रिकेट के अनुभवी और क्लासिक बल्लेबाज हैं, वहीं यशस्वी युवा जोश से भरे हुए और आक्रामक अंदाज में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन यह जोड़ी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। मैच का महज चौथा ओवर था और इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज जॉर्ज हिल ने यशस्वी जायसवाल को जेम्स र्यू के हाथों कैच आउट करा दिया। जायसवाल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि जायसवाल लंबे खेल के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए सधी हुई तकनीक वाले अभिमन्यु ईश्वरन। भारत का स्कोर 11 रन पर 1 विकेट था और इस मुश्किल वक्त में अब राहुल और ईश्वरन पर जिम्मेदारी थी कि वो एक ठोस साझेदारी करें और टीम को स्थिरता प्रदान करें। राहुल और ईश्वरन ने इस चुनौती को स्वीकारा और बहुत ही सोच समझकर बल्लेबाजी शुरू की।
दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती दबाव को संभालते हुए धीरे धीरे रन बटोरना शुरू किया। वो हर ओवर में कम से कम 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और खराब गेंद पर बिना देर किए चौका लगाने से भी नहीं चूक रहे थे। इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज भी अब तक की अपनी सबसे सधी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। गेंदबाज लगातार सही लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन राहुल और ईश्वरन ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए किसी भी गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया। 13वें ओवर में राहुल और ईश्वरन की जोड़ी ने टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया। ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए न सिर्फ स्कोर बढ़ाने का जरिया बनी, बल्कि ड्रेसिंग रूम को भी एक सकारात्मक संदेश देने लगी कि भारत इस पारी में हावी होने के लिए तैयार है। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू किया और उनकी टाइमिंग के साथ साथ शॉट सिलेक्शन भी बेहतरीन दिख रहा था। वहीं ईश्वरन एक मजबूत एंकर की भूमिका निभा रहे थे, जो एक छोर से लगातार टिके रहे। 16वें ओवर में राहुल और ईश्वरन ने मिलकर अपनी 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। ये उस समय की सबसे जरूरी साझेदारी थी जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों के प्लान को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। 17वें ओवर में राहुल ने 2 बेहतरीन चौके लगाकर यह दर्शा दिया कि वो अब पूरी तरह से लय में हैं। उनकी ड्राइव्स और कट शॉट्स में वो क्लास नजर आ रही थी जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। ईश्वरन भी अब गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करने लगे थे। 22वें ओवर में केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। यह एक बेहद संयम और क्लास से भरी पारी थी। राहुल ने 51 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि वो इस पारी को बड़ी बनाएंगे, लेकिन उसी ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने उन्हें विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। राहुल की यह पारी भारत के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उन्होंने ईश्वरन के साथ मिलकर दूसरी पारी की नींव मजबूत की। राहुल के आउट होने के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 79 रन पर 2 विकेट। अब क्रीज पर आए करुण नायर, वो बल्लेबाज जिनके नाम एक ट्रिपल सेंचुरी भी है। नायर ने ईश्वरन के साथ मिलकर फिर से टीम की पारी को संभालना शुरू किया। दोनों ने शुरू में सिंगल डबल से रनों की गति बनाए रखी और जैसे जैसे गेंदबाजों ने ढीली गेंदें डाली, उनका भरपूर फायदा उठाया। 27वें ओवर में अभिमन्यु ईश्वरन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी बेहद शांत, धैर्यपूर्ण और रणनीतिक थी। उन्होंने गेंदबाजों को पढ़ा, गेंद को समझा और हर मौके पर सही निर्णय लिया। वहीं इसी ओवर में करुण नायर ने 2 आकर्षक चौके लगाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लग रहा था कि अब ये जोड़ी टीम इंडिया को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएगी, लेकिन अगले ही ओवर में इंग्लैंड को एक बड़ी सफलता मिल गई। क्रिस वॉक्स, जो कि इंग्लैंड के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में गिने जाते हैं, उन्होंने बाहर जाती एक शानदार गेंद पर करुण नायर को स्लिप में कैच आउट करा दिया। नायर 15 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के साथ भारत का स्कोर 115 रन पर 3 विकेट हो गया था, लेकिन तब तक ईश्वरन क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने इस पूरी पारी में अपनी क्लासिक तकनीक और जबरदस्त फुटवर्क से ये साबित कर दिया था कि वो इस फॉर्मेट के लिए बिल्कुल उपयुक्त खिलाड़ी हैं। अब बल्लेबाजी करने आए ध्रुव जुरैल, जिसके बाद जुरैल और अभिमन्यु ईश्वरन ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर क्रिस वॉक्स ने एक और बड़ा झटका इंडिया ए को दिया। उन्होंने सेट बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को भी स्लिप में कैच आउट करा दिया और इसी के साथ 186 रन पर इंडिया ए को चौथा झटका लगा। जहां इंडिया ए के लिए अभिमन्यु ईश्वरन ने 80 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए। अब बल्लेबाजी करने उतरे नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन अंतिम 2 ओवरों में इंडिया ए ने विकेट नहीं दिया। जहां दिन का खेल समाप्त होने तक इंडिया ए ने 163 रन बना लिए थे और सिर्फ 4 विकेट खोए थे। ध्रुव जुरैल 6 रन पर नाबाद थे, वही रेड्डी ने अब तक सिर्फ 1 रन बनाया था। भारत के पास अब कुल 184 रनों की बढ़त हो चुकी है और इस बढ़त को अगर वो चौथे दिन और आगे ले जा पाए तो इंग्लैंड लायंस के सामने मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरे दिन का अंतिम सत्र भारत के लिए मिला जुला रहा। एक ओर जहां राहुल और ईश्वरन की शानदार साझेदारी ने लय दी, वहीं 4 विकेटों ने इंग्लैंड को भी वापसी का मौका दे दिया है। अब चौथे दिन का खेल निर्णायक साबित हो सकता है अगर भारत 300 से 350 रन की लीड बना लेता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या इंडिया ए इस मैच को अपने नाम कर लेगी? क्या अभिमन्यु ईश्वरन शतक तक पहुंचेंगे और क्या भारतीय गेंदबाज एक और कमाल दिखाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।